हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाए और जो ये चैप्टर अभी कंटिन्यू हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इसमें जो पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। चैप्टर का ये जो यूनिट आ जाता है वो जेनेटिक्स आ जाते हैं और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज जो है हम लोग मिल करके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और आप लोग जो है कमेंट करेंगे, हम कमेंट का जवाब देते जाएंगे एकदम फटाफट हर टॉपिक से। और इस टॉपिक के बारे में जेनेटिक्स जो आज चैप्टर हम लोग क्या टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है? पीढ़ी, खानदानी। जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ है तो उसके बच्चे जन्म लिया है तो पेरेंट्स से ही उसका कैरेक्टर्स मिलता है। तो पेरेंट्स से उसका कैरेक्टर मिलता है। इस बात को जो है सिद्ध किसने किया था? यानी मेंडल ने किया था, ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिसका फोटो आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है। ग्रिगोर जॉन मेंडल यानी फादर ऑफ जेनेटिक कौन है? ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ग्रिगोर जॉन मेंडल की जीवन क्या रहा। जैसे कुछ लोग हैं कि जीवन अपना उसका बचपन क्या रहा, एडोलेसेंस यानी स्टूडेंट लाइफ क्या रहा, फिर डिस्कवरिंग लाइफ क्या हुआ, फिर एंड में साइंटिस्ट का लाइफ कैसा रहता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आज डिस्कस करेंगे कि एक साइंटिस्ट का जीवन क्या रहा है और लोग कैसे किस स्तर से अपने जोश जुनून के साथ अपने मंजिल तक पहुंचता है। तो आज ग्रिगोर जॉन मेंडल की जीवनी को पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे इंस्पायरेशंस होगा, बहुत सारे लोगों को सीखने होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो हमेशा ये कोसता है कि हम गरीब हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स का ये सपोर्ट नहीं रहा है, तो मेरे पेरेंट्स अच्छे स्कूल नहीं दिए हैं, तो ये चीज़ का कंडीशन होता है। तो देखिए अब जो है खास करके जो जिस समय ये सब साधन नहीं था, ऑनलाइन की साधन नहीं था, आपका डिजिटल बोर्ड की साधन नहीं था, तो उस समय लोग कितना स्ट्रगल कर रहे थे और किस तरीके से उसने एक डिस्कवरी पॉइंट तक पहुंचा है। तो आज इसके बारे में हम लोग एकदम पढ़ेंगे और इसके जीवन से सीखने मिलेगा। और वैसे लोग हैं जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसे भी इसमें मन लगेगा। जो कहता है कि हम गरीब है, गरीबी में जन्म लिए हैं, वो आज समझिए कि आप गरीब है और गरीबी में जन्म लिए। और कुछ ऐसे जो है स्टूडेंट चाहता है कि 10th पास कर गया, मैट्रिक पास हो गया, यानी बोर्ड पास कर गए। अब बोर्ड पास कर गए हैं या इंटर पास कर गए हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए एकदम बेहतर है कि आप समझिए, जैसे कहा जाता है ना कि आप जो है काम करते रहिए एकदम स्वच्छ जल की तरह। आप काम करते रहिए स्वच्छ जल की तरह और कचरे किनारे लग जाएंगे अपने आप की तरह। समझ में है? जैसे आप काम करते हैं, कहता है क्या कि काम एकदम स्वच्छ जल की तरह आप काम करते रहिए, घुल मिल जाइए, करते रहिए। और कचरा जो है आपका, यानी कि आपकी जो बुराई है वो धीरे धीरे आपका ख़त्म होते चला जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आप अपनी अच्छाई से, दूसरे की बुराई से अच्छाई की अपनी इम्प्रूवमेंट्स में लगा दें, अपने सुधार में कर दें। अगर किसी कारण से दूसरे के माध्यम से भी अगर हमें गलती हुआ तो हम अपने अंदर ढूंढेंगे कि हमने वैसा क्यों फेस किया, और सुधार करते करते एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप में कंप्लीट सुधार जाएंगे। तो यहाँ देखिए ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में जानते हैं आज इसकी जीवनी को। देखिए यहाँ ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल जो है वो क्या है कि ग्रिगोर जॉन मेंडल, ये जो है ग्रिगोर जॉन मेंडल जो है 1822 ईस्वी में जन्म लिया। 1884 में 1822 में जन्म लिया और 1884 ईस्वी में उसका डेथ हो गया। यानी कि लगभग जो होता है ये 62 ईयर्स की एज में इसका क्या हो गया? देहांत हो गया। यानी कहा जाता है कि कितना लोग होता है ना, कहता है कि 100 साल जिंदगी जीना मायने नहीं रखता है, कुछ ऐसे काम कर देना जो हजारों साल तक लोग नाम याद रखे और जिंदगी में एक छाप छोड़ जाए। कहा जाता है कि हर किसी के जिंदगी में एक कहानी होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। बस अंतर ये है कि अपनी कहानी को आप छापिए, मिलजुल करके छापिए, मेहनत करके छापिए, और जहाँ से भी मिले नॉलेज उसे आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो बेकार नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने 1822 ईस्वी में जन्म लिया, 1884 में उसका देहांत हो गया। यानी 62 ईयर्स में उसने किस तरह से किया है। वाज बोर्न इन ए पेसेंट फैमिली। पेसेंट मीन्स होता है किसान, एक किसान परिवार में पैदा हुआ। जो कुछ लोग कहता है ना कि मेरे पिताजी किसान है,
क्या करते हैं, शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, कहते उत्तम खेती मध्यम बान हो, नीच चाकरी हो नदान। पुराने समय में भी कहा जाता है, उत्तम खेती माना जाता था। आज भी हमारा भारत जो है कृषि प्रधान है, माना ही जाता है। और आप जो है कृषि है, कितने लोग कहता है कि मेरे पिताजी किसान है, बोलने में शर्म, एकदम गर्व से बोलिए मेरे पिताजी किसान हैं। हाँ, हम मेहनत करने आए, किसान का बच्चा है, मेहनत करने आए, मेहनत करके हम उस इतिहास को रचेंगे और किसान के साथ साथ भी दूसरा काम कर लेंगे, समझ में। और कहता है कि उत्तम खेती मध्यम वाहन बना जाता था, बिजनेसमैन को सही बोला जाता है, नीच चाकरी हो नदान। नौकरी करने वाला तो नीच होता है, किसी के अंदर गुलामी खट रहा है वो, इससे अच्छा आज़ादी है, एकदम सबसे बढ़िया स्वतंत्र माना गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करा, वाज बोर्न इन ए पेशेंट फैमिली ऑफ मोरिबा। मोरिबा ऑस्ट्रिया में एक जगह है जहाँ उसने जन्म लिया था। ही कुड नॉट गेट प्रॉपर स्कूल एजुकेशन। वो बेचारा इतने किसान परिवार से, इतने गरीब से था कि हु कुड नॉट प्रॉपर गेट कहता है, देखिए कहते ही कुड नॉट गेट प्रॉपर स्कूल एजुकेशन। उसने स्कूल एजुकेशन भी अच्छा से उसे नहीं मिल पाया, ड्यू टू पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण। पुअर नहीं था, पॉवर्टी, पॉवर्टी उसको कहते हैं जो कपड़ा भोजन मकान के लिए जूझता है, उसे क्या कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं। तो ड्यू टू पॉवर्टी होता है ही बीकम ए मोनेक। उसने जाकर के मोनेक में एक चर्च गया, मोनेक कहते ही बीकेम ए मोनेक इन ए चर्च। उस चर्च में जाकर के उसने क्या है कि चर्च, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन होता है, पारसी होता है, उसी तरह से क्या होता है कि अगर क्रिश्चियन एक रिलीजियस है, धर्म है, जैसे हिंदू में एक धर्म है, मुस्लिम में एक धर्म है, उसी तरह से एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिए थे। और क्रिश्चियन होने के कारण ये गरीब थे, क्रिश्चियन थे, और क्रिश्चियन के साथ साथ वो गरीब होने के कारण ही बीके में मोनेक इन चर्च, चर्च में जाकर के एक मोनेक बन गए। मोनेक वो होता है जो शिष्य बन जाना, जहाँ फ्री में उसको खाना, रहना, पढ़ाना और सेवा करना, यानी कि वहाँ के फादर को सेवा करना। समझ में, समझ में। जैसे हिंदू धर्म में मुस्लिम होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है कि पंडित होता है तो मंदिर में पूजा करता है, मुस्लिम में क्या होता है मौलाना होता है जो मस्जिद में करता है। उसी तरह से क्या है क्रिश्चियन में जो है वो क्या है कि चर्च में फादर होते हैं, सिस्टर होता है। यानी कि हिंदू धर्म में जो पंडित होता है वो पंडित शादी ब्याह कर सकते हैं, उसके बाल बच्चा हो सकता है, और पंडित का बच्चा पंडित होता है, समझ में। और वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो अभी आज हमारे देश में तहलका मचा हुआ है, समझ में, समझ में। लेकिन मुस्लिम में भी उसी तरह से है। अब मुस्लिम में भी मौलाना है, शादी ब्याह कर सकता है, एक नहीं 4 कर सकता है, बच्चे को भी जन्म दे सकता है। और वो जो है वो मुस्लिम धर्म में श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन क्रिश्चियन में ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन में क्या होता है फादर होते हैं, जो कोई भी बन सकता है, जो अनमैरिड होते हैं, और वहाँ पर जाकर के वो चर्च में सेवा देने का काम करते हैं। और वो अनमैरिड होते हैं, वो शादी ब्याह करके गृहस्थ परिवार बाल बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, वहाँ फादर और सिस्टर होते हैं। तो ही बिकम अ मोनेक, वहाँ मोनेक बन गए वो जाकर के, कहाँ, चर्च में। इन 1843 में 1843 ईस्वी में बन गया। ही वाज लेटर, बाद में उसने क्या है इन 1847 में 1847 में मेड एन एबोड, उसने क्या है वहाँ का हेड बना दिया। एबोड मीन्स होता है हेड क्रिश्चियनिटी भाषा में, जिसे हेड बना दिया गया। यानी वहाँ गया वो शिष्य के रूप में, और धीरे धीरे रहते रहते उसने 5-7 साल रहा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और कितना है 4 साल में उसको बना दिया, वहाँ का हेड बन गया ऑफ एगस्टियन का, मोनेस्ट्री का हेड बन गया, यानी चर्च के पूरे संस्था का हेड ऑफ एसटी थॉमस एट बरून में। बरून कहाँ है, एस्टिया में। फ्रॉम हेयर, यहाँ से ही वेंट, यहाँ जब हेड बन करके उसने काम किया तो ही वेंट इन 1853 में 1851 ईस्वी में, कहते वेंट टू, वहाँ चले गए इन 1851 में, कहाँ, टू द वेनिया, ये कहता है टू द यूनिवर्सिटी वेनिया, यानी कि यूनिवर्सिटी चले गए, वो पढ़ाई करने के लिए वेनिया यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ पर क्या, वेयर ही स्टडी, उसने स्टडी किया नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। उसने वहाँ पर जाकर के पढ़ाई किया, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई किया और मैथमेटिक्स से पढ़ाई किया। देखिए यहाँ मैथमेटिक्स से किया है फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए किया। इन वेनिया, वेनिया में ही बिकम इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और वेनिया यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई कर रहे थे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दरमियान उसके क्या है, उसी दौरान उसे क्या इंटरेस्टेड आ गया, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसके बारे में बताएंगे कि व्हेन यू आर क्रॉसिंग ओवर ऑफ 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ए सेम स्पेसीज इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन हमने बता दिए, डिफिनेशन को डिफाइन कर दिए। जब 2 अलग अलग
कैरेक्टर को, यानी सेम स्पेसिस की कैरेक्टर को जब एक साथ मिला करके हम नए चीज़ों का निर्माण करते हैं तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो आज हाइब्रिडाइजेशन जो है बहुत तेज़ी से आज कृषि में चल रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत तेज़ी से एनिमल में भी चला जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड वाला, समझ में, जो कहते हैं कि हाइब्रिड वाला फसल आ रहा है। और आज जो है इतनी तेज़ी से कृषि में लाया है, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत लाया है। ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब होता है हरित क्रांति, यानी इतने हरित क्रांति लाया है कि लोगों में इतनी उपज बढ़ा कि किसान एकदम गदगद खुश हो गए, एकदम खुश मिजाज हो गया है। किसके कारण? हाइब्रिडाइजेशन, जो ये मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन में इंटरेस्टेड हो गया, हैड ए सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस, उसने एक महत्व इन्फ्लुएंस लगातार ऑन हिज लेटर, बाद में वर्क किया ऑन इनहेरिटेंस, उसने इनहेरिटेंस पर वर्क किया। इनहेरिटेंस मतलब पीढ़ी पे वर्क किया। इन 1853 में ही कहते हैं हेयर ही वर्क, यहाँ पर उसने वर्क किया। और वही जो इंटरेस्टेड हुआ उसके आने के बाद भी उसने लगातार उस पर काम किया। 1853 तक जो है वर्क इनहेरिटेंस पर किया, पीढ़ी पर किया। ही कहता है हेयर ही वर्क एज ए टीचर, और यहाँ पर आकर के उसने एक टीचर बन गया। जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद वह टीचर बन गया और फिजिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री, जबकि उसने खुद पढ़ाई किया किससे? नेचुरल हिस्ट्री और मैथ से। और यहाँ आकर के स्कूल में पढ़ाने लगे वो किससे? फिजिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री इन ए स्कूल, एक स्कूल में आके पढ़ाना शुरू कर दिए। कहता है कि फ्रॉम यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फ्रॉम 1856 से लेकर के 1865 में, यानी 1856 से 1865 ईस्वी तक लगभग 9 ईयर तक उसने क्या किया है कि यहाँ पर देखो मेंडल कंडक्टेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, उसने लगातार 9 साल तक स्कूल में पढ़ाते रहे और एक्सपेरिमेंट ब्रीडिंग यानी नस्ल पर उसने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते रहे। ऑन गार्डन पी, कहाँ पर किए? तो एक्सपेरिमेंट करते रहे ऑन गार्डन पी, यानी मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? गार्डन पी, यानी पी, यानी कि गार्डन पी पर किए थे, बगीचे वाले मटर के दाने पर किए थे, जिसे हम लोग दिखाएंगे इन द गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री। कहाँ पर? मोनेस्ट्री, उसी चर्च की गार्डन पर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है कि ही वाज नॉट द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट, उसने पहला एक्सपेरिमेंट नहीं था इन द फील्ड ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वो पहला ही साइंटिस्ट नहीं थे। इससे पहले अनेकों साइंटिस्ट आए, इस पर विचार दिए। वो पहला ही साइंटिस्ट नहीं थे कि जिसने उसने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? इनहेरिटेंस यानी पीढ़ी पर। लेकिन कह रहा है क्या? बट वाज लकली, लेकिन वो लक्की भी रहे, कहते हैं कि लक्की यानी किस्मत साथ देना, लक्की साथ देना, जिसमें कहते हैं लकली द फर्स्ट टू फॉर्मुलेशन, उसने पहला जो फॉर्मूला दिया है वो क्लियर कट फॉर्मूला दिया, प्रिंसिपल या लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ हेरिडिटी पर दिया, यानी कि पीढ़ी के नियम पर उसने पहला फॉर्मूला दिया जो कहता है ही पब्लिक, और वो जो होता है सक्सेसफुल हुआ, जिसे सभी लोग एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट किए हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद इसे बाद में उसे उपाधि दिया फादर ऑफ जेनेटिक्स का। तो कहते हैं ही पब्लिक्स, उसने पब्लिक्स भी किया है क्या जी? हिज फाइंडिंग इन 1886 में उसने फाइंडिंग, अपने फाइंडिंग को उसने क्या है, जो कुछ भी खोज किया उसको उसने क्या है कि पब्लिश कर दिया। कहाँ पर? 1866 में, 1866 ईस्वी में, इन द एनुअल प्रोसीडिंग यानी वार्षिक सम्मेलन ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बरून, यानी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बरून पर उसने जाकर के 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग में उसने क्या है कि यहाँ पर पब्लिश कर दिया अपने कुछ जो कुछ भी उसने खोज किया। और खोज करने के बाद यहाँ के बाद जो है उसे मिला फादर की उपाधि, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। आखिर उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, अब हम लोग इसमें जानते हैं। व्हाट डिड मेंडल डू, मेंडल ने क्या किया, कौन सी ऐसी चीज़ को किया जो क्या है उसे फादर की उपाधि तक ले गया। जो वो क्या है कि आज जो है जितने भी साइंस पढ़ते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जहाँ भी पढ़ाया जाता है, यानी बायो में या तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आता है, तो हमेशा एक पूजनीय रूप से और लॉ ऑफ नियम जो चलाते हैं, कहता लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है वो किसका है? मेंडल का है। आज बीएससी एग्रीकल्चर हो या जेनेटिक्स हो या मेडिकल साइंस में जो कोर्स चाहता है, जब भी डीएनए की बात आता है तो मेंडल का ही फॉर्मूला चलता है। जो आज जितने भी आज इसी के तहत चल रहा IVF इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन को जो बहुत तेज़ी से एक्सपेरिमेंट किया है, जो ह्यूमन में भी चल रहा है। आज जहाँ भी देखेंगे कहेगा आप कोई बांझापन नहीं रहेगा, आप सब बच्चे को जन्म दे सकते हैं। आखिर वो मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन आज जो ये एनिमल में भी बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो गया, अब बहुत तेज़ी से चला, यहाँ तक कि इवन ह्यूमन बींग्स में भी हो गया। अब आदमी भी अपना नस्ल को चेंज कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं।
नहीं है। यहाँ ब्लैंक पेज हो गया। छः सात आठ खाली हो गया ना, यहाँ से आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स, अच्छा ठीक है, डिस्कस करने दें। देखिए एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, मेंडल की एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। मेंडल ने इसी पे एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट्स पे। तो देखिए पी प्लांट्स पर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो कितना पेयर्स पर किए थे उसने, तो 7 पेयर्स पर किए थे। कितना, 7 जोड़ा पर, 7 पेयर में किए थे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 7 पेयर यहाँ नहीं दिया, मटर में दिया हुआ है। ये 7 पेयर पर उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो 7 जोड़ा पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स करेंगे। यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, मेंडल की एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पहले क्या लिया, मोनो, कहता है मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने क्या किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट से पहले मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन करवाया उसने। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए एक पेज है, जिसमें मेंडल ने क्या लिया था, पी प्लांट्स। किसको लिया था, पी प्लांट्स के बारे में। तो पी प्लांट्स पर उसने क्या किया कि टॉल प्लांट्स को लिया, टॉल, टॉल को रेफर्स किया कैपिटल टी से। और एक जो है कि मेंडल ने लिया ड्रॉप, DWARF, ड्रॉप मतलब छोटा को लिया, जिसको रेफर किया स्मॉल टी से। और ये दोनों को लिया। देखिए यहाँ पर अभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे। इस दोनों को जो है इसका नाम दिया मेंडल ने पी, पेरेंट्स। पी से क्या हो जाता है, पेरेंट्स। यानी मेंडल ने इसको पेरेंट्स माना, पेरेंट्स प्लांट। और वो गार्डन पी में दो तरह का, दो यानी कि वेराइटीज को लिया, यानी 2 डिफरेंट वेराइटीज, 2 अलग अलग वेराइटीज है और पी प्लांट। जैसे एक पी प्लांट्स को यहाँ ले लेते, एक बड़ा हो गया, देखिए इस तरह से बड़ा प्लांट्स के रूप में लगा देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर, और एक ले लेते हैं छोटा सा पौधा है, जो छोटा बीज वाला है, यानी छोटा पौधा लिए, छोटा दाना वाला। यानी एक दाना जो लिए वो छोटा छोटा बीज वाला, और एक जो ले लिए हैं कि छोटा जनरेशन वाला, और एक लिए बड़ा। तो यहाँ पर मेंडल ने देखिए इसी को एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हाइब्रिडाइजेशन अभी कराने जा रहे हैं। तो यहाँ इसका नाम दिया पेरेंट्स। अब यहाँ से इसने क्रॉस करवा दिया, यानी कि इससे क्या, क्रॉस करवाने का मतलब होता है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या है कि फ्लावर भी जो होता है, इसमें जो फ्लावर होते हैं वो 2 प्रकार से, एक मेल पार्ट होता है, फीमेल। तो मेल पार्ट को हटा लिया और फीमेल पार्ट में ला करके पोलिनेट कर दिया। यानी कि इसका जो होता है फीमेल पार्ट, जो होता है मेल पार्ट, इसका जो स्मॉल है उसका मेल पार्ट को लगा करके वहाँ फीमेल पार्ट में पोलिनेट कर दिया, फीमेल को लेकर के मेल में। तो इस तरह से जब पोलिनेट किया है यहाँ, तो इस प्रक्रिया को कह देते हैं, जब क्रॉसिंग करवाता है तो इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑफ 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ए सेम स्पेसीज। दोनों स्पेसीज सेम है, क्या है, पी प्लांट्स, दोनों क्या है, पी प्लांट। तो द क्रॉसिंग ओवर ऑफ 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसे क्या कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके जो बच्चे आएंगे वो क्या कहला जाएगा, हाइब्रिड कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, हाइब्रिड। अब इसके बच्चे जो आएगा तो ये जानिए कि 50% इधर डोमिनेट कर सकता है और 50% इधर डोमिनेट, या 50% इधर रिसेसिव, 50%। क्योंकि जब 2 कैरेक्टर है तो 2 बच्चे आएंगे, अलग अलग तरीके से आएगा। यानी 50% माँ की तरफ जा सकता है तो 50% पिता की तरफ भी जा सकता है। तो जब इसको क्रॉसिंग करवाया गया, तो क्रॉसिंग कराने के बाद 2 दाना जब आया है तो एक 2 बड़ा हो गया, यहाँ पर एक बड़ा आ गया, ये भी बड़ा आ गया। यानी 2 जो प्लांट है, 2 दाना जो आया है, 2 दाना लिए, 2 बड़ा आ गया। अब बड़ा आया तो इसका पेरेंट्स कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस तरह से दोनों है, पेरेंट्स तो दोनों बन गया। अब ये जो आया है दोनों बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन दोनों बड़ा हुआ है, लेकिन क्या 2 छोटा भी हो गया। क्या हो गया, 2 छोटा। तो इसको कहेंगे हम लोग मोनो, ये क्या कहेंगे, ये जो है इसका जो बच्चा आया इसको कहेंगे F1, यानी फर्स्ट जनरेशन हो गया, जिसे हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड। यानी हाइब्रिडाइजेशन से जो बच्चा पैदा हुआ
यानी कि उससे जो लगा पहला जनरेशन, उसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जब कहते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों एक जैसा है, यानी दोनों सेम है, एक ही प्लांट से आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी से। तो ऐसी स्थिति में जब ये दोनों को अब हम लोग क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या आ जाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए यहाँ पर मेंडल ने क्या किया है? एक्सपेरिमेंट ऑफ, यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, मेंडल ने पहला एक्सपेरिमेंट किया तो क्या कर रहा है? मेंडल जो है, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट करा है। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर दिखा रहा है कि दो प्लांट्स है और दोनों में जो होता है कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी दोनों का पेरेंट्स अलग अलग है लेकिन दोनों का कैरेक्टर जो है वो सेम है, दोनों का पेरेंट्स जो है सेम है और दोनों का जो है कैरेक्टर भी सेम है और दोनों सब एक ही पेरेंट्स से यार इसको क्रॉस करवाया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है क्या? मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनोहाइब्रिड में क्या किया कि मेंडल फर्स्ट स्टडी, पहला स्टडी किया था इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर। सबको पहले सिंगल सिंगल कैरेक्टर पर उसने स्टडी किया। टॉल प्लांट को टॉल से, ड्रॉप प्लांट को ड्रॉप से, विरिंकल सीड को किया, उसके बाद राउंड सीड को किया है, उसके बाद क्या व्हाइट फ्लावर को किया, वायलेंट रेड फ्लावर को किया। इस तरह से उसने 7 कैरेक्टर पर एक्सपेरिमेंट किया, 7 कैरेक्टर पर। अब यहाँ देखते हैं सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम, एक टाइम पर उसने एक ही का एक्सपेरिमेंट किया। और नेक्स्ट जो होता है, अब कह रहा है कि ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट डीलिंग विथ ए सिंगल कैरेक्टर, उसने हाइब्रिडाइजेशन भी किया तो सिंगल कैरेक्टर पर ही लिया था, एक टॉल प्लांट और एक ड्रॉप प्लांट सा इज कॉल्ड, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसका नाम क्या दिया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है। और इससे जो बच्चे आया था उसका नाम दे दिया F1 जनरेशन। क्या दिया? F1। यानी कि इससे देखिए ये F1 जनरेशन बना था, F1 है और अब F1 को कराएगा। देखिए ही हाइब्रिडाइज ए प्योर टॉल पी प्लांट, यानी इसने हाइब्रिडाइज किया प्योर टॉल पी प्लांट्स को लिया एंड ए प्योर ड्रॉप प्लांट, जो प्योर ड्रॉप प्लांट लिया था, छोटा प्लांट को पी प्लांट, ही कॉल्ड देम, और उसे दिया पेरेंटल जनरेशन। क्या नाम दिया था? पेरेंटल, जिसको हमने अभी पिछले में दिखाए थे कि पेरेंटल दिया है। अब कहता है एक्सप्रेस बाय सिंबल, उसने कौन सा सिंबल दिया था? पी से, विच ए प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस किया F1, और वो क्या प्रोड्यूस किया? F1, जो ये F1 जनरेशन बनाया। अब ये जो प्रोड्यूस करेगा वो F2 जनरेशन आ जाएगा। तो F2 जनरेशन यहाँ 2 प्रकार से बढ़ जाता है। F2 कहता है F1 प्लांट वर सेल्फ ब्रेक, कहता है कि सेल्फ मीन्स इसको छोड़ दिया, दोनों को ये छोड़ दिया, वहाँ तो क्रॉस करवाया था लेकिन अब F1 प्लांट को छोड़ दिया है तो प्रोड्यूस किया सेल्फ, और कहता है क्या? पोलिनेट किया एमोंग देम सेल्फ, पोलिनेशन एंड प्रोड्यूस किया F2। और F2 जनरेशन जब प्रोड्यूस किया तो F2 जनरेशन 2 प्रकार से प्रोड्यूस कर गया, एक हो गया यहाँ जेनोटाइप और एक आ गया फेनोटाइप रेशियो। तो यहाँ टॉल प्लांट है, यहाँ पर भी टॉल प्लांट है, और यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पर इसे इसी तरह से आया रेशियो कि इस तरह का रेशियो जब यहाँ क्रॉस का, यहाँ क्या सेल्फ क्रॉस करवाया गया, तो सेल्फ जब क्रॉस हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ सेल्फ क्रॉस करा दिया। अब सेल्फ जब क्रॉस हुआ है तो यहाँ 4 प्रकार का सीड आया है, 4, जिसमें 3 प्लांट्स बड़ा बड़ा हो गया और एक प्लांट छोटा हो गया, स्मॉल स्मॉल में चला गया, और 3 प्लांट जो होता है वो टॉल टॉल हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से यहाँ पर तीनों टॉल टॉल हो गया, तो तीनों टॉल हो गया, यहाँ तीनों टॉल कर देते हैं, देखो तीनों टॉल प्लांट आ गया। तो इसका अनुपात बना दिया 3:1, यानी F3 जनरेशन जो बना है वो 3:1 बना। लेकिन जब इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग अलग तरीके से देखते हैं, ये क्या हो गया? फेनोटाइपिक रेशियो के अंदर आ गया। यार अब जेनोटाइपिक रेशियो में जब हम लोग लेंगे तो उसकी क्या जनरेशन बनाता है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ले लिया उसने। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, देखिए इस तरह से। जेनेटिक्स में थोड़ा सा दिक्कत होगा, जिसके पास स्टडी नहीं रहेगा किताब वगैरह, तो इतना ये आसान तरीका से एक्सपेरिमेंट को समझ। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि देखिए दोनों हाइब्रिडाइजेशन जब क्रॉस कराए तो दोनों आया। तो यहाँ देखिए कैपिटल कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल टी यानी टॉल हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया? कैपिटल स्मॉल हो गया, स्मॉल कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल स्मॉल हो गया। और यहाँ क्या है कि स्मॉल स्मॉल क्या हो गया? स्मॉल। तो यहाँ जब रेशियो हम लोग निकालेंगे तो यहाँ तो 3:1 आ गया, क्योंकि 3 गो प्लांट जो है टॉल हो गया और एक छोटा हो गया, तो यहाँ पर आ गया रेशियो। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखिए फेनोटाइपिक रेशियो में कैपिटल टी कितना है? तो 1 है। यहाँ पर देखिए कैपिटल टी कितना आ गया? तो कैपिटल टी देखिए 1 है, तो यहाँ 1, फिर यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 हो गया, और यहाँ 2, और फिर यहाँ अनुपात छोटा छोटा कितना? 1 है, तो यहाँ कितना आ गया? 1। तो ये जो हो गया फेनोटाइप, ये क्या है?
यहाँ जो रेशियो आता है तो दो तरह का डिफरेंट में आ जाते हैं, जो दो अलग अलग तरीके से होते हैं, एक जेनोटाइप हो गया और एक फेनोटाइप रेशियो हो गया। मेंडल का जेनोटाइपिक रेशियो 3:1 क्या है कि फेनोटाइपिक रेशियो के अंदर आ गया 3:1, जेनोटाइपिक रेशियो के अंदर आ गया यहाँ पर क्या है 1:2:1 के अनुसार आ गया। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मेंडल का एक्सपेरिमेंट आता है। अगर वहाँ पूछता है कि जेनोटाइप या फेनोटाइपिक में रेशियो में आता है तो 1:2:1 और यहाँ पर आ जाता है फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है। अब यहाँ देखिए F2 जनरेशन कहता है कि जीन या फैक्टर किसे कहते हैं, जीन या फैक्टर क्या है मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ से अनुपात आता है, फिर इसका डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया मेंडल ने। डायहाइब्रिड क्रॉस में किस तरह के आता है तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स करेंगे। तो यहाँ देखिए जेन जो आता है या फैक्टर क्या है, इन मॉडर्न सेंस, आधुनिक सेंस में एन इनहेरिटेंस फैक्टर, एक इनहेरिटेंस फैक्टर होता है दैट डिटरमाइंस ए बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जो क्या डिटरमाइन कर रहा है बायोलॉजिकल कैरेक्टर। यानी कह रहा है कि जीन किसे कहते हैं या फैक्टर किसे कहते हैं, जिसे मेंडल ने हम लोग जिसे डीएनए बोले उसी को यहाँ क्या बोला जा रहा है जीन या फैक्टर कहते हैं। क्रोमोजोम कहते हैं जीन है। जीन क्या है तो जीन भूत वगैरह नहीं है, जीन एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से आता है ऑफस्प्रिंग में, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है। कोई बच्चा पैदा होता है तो कहते देखो पापा जैसा पी प्लांट में पी ही होगा, केवल उसका जो जनरेशन छोटा बड़ा था तो उसी से छोटा बड़ा हुआ, जिस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जैसे जीन का, तो जीन जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में जीन कहते हैं, पीढ़ी कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं। मेंडल ने यहाँ जीन नाम दिया जिसे फैक्टर, जीन कहे या फैक्टर। इन मॉडर्न सेंस एन इनहेरिटेंस फैक्टर दैट डिटरमाइन, एक इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस मीन्स क्या हो गया, इनहेरिटेड मतलब होता है पीढ़ी, इनहेरिटेड फैक्टर मतलब क्या होता है पीढ़ी होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराता है। कहते हैं पापा जैसा नाक मिल गया, दादा जैसा मिल गया, नाना जैसा मिल गया, तो पीढ़ी है। तो इन मॉडर्न सेंस एन इनहेरिटेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन बायोलॉजिकल कैरेक्टर, वही बायोलॉजिकल कैरेक्टर डिटरमाइन किया जो दादा दादी नाना नानी माँ बाप जैसा मिल रहा है। कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इसी को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं जीन, आखिर जो कैरेक्टर ट्रांसफर किया उसे क्या कहते हैं जीन। समझ में कहते हैं दिस इज फंक्शनल, अरे वो फंक्शनल ऐसा नहीं कि उसका पेरेंट्स का मिला, दादा का मिला, या फिर वहाँ से आया पेरेंट्स में, पेरेंट्स से फिर उसके बच्चे में, फिर उसके बच्चे से उसके वजह। तो दिस फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये जो हेरिडिटी मटेरियल होता है, हेरिडिटी मीन जेनेटिक पीढ़ी मटेरियल होता है। केमिकली जीन इज ए सिगमेंट, केमिकली एक जीन जो एक सिगमेंट है यानी पार्ट है किसका, डीएनए का पार्ट है। देखिए यहाँ डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है एंड इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ मेंडल, मेंडल ने उसी डीएनए का नाम फैक्टर रखा। क्या रखा, फैक्टर, जिसे जीन कहते हैं डीएनए कहते हैं, मेंडल ने उसे क्या दिया फैक्टर, और फैक्टर के रूप में दे दिया है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आ जाते हैं हाँ सच में फैक्टर कहते हैं। अब जो फैक्टर आता है वो दो तरह से आ जाता है, एक आ जाता है डोमिनेंट और एक आ जाता है रिसेसिव, जो आज हम बहुत मज़ेदार टॉपिक के रूप में उसे एक्सप्लेन कर देंगे हम, और कभी एग्जाम्पल के तौर पर उसको समझा देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह के हम लोग यहाँ देखते हैं। अब जो जीन और फैक्टर होता है तो जिसे कहता है ना कि एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। तो डोमिनेंट क्या है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल पर के तौर पर कि गांव देहात में कहा जाता है ना, एक वाइट बकरी है वाइट, और एक होता है ब्लैक। एक वाइट बकरी हो गया और एक ब्लैक हो गया। या हम लोग गोट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसको, GOAT गोट, समझ गया होगा। या फिर काऊ का एग्जाम्पल देते हैं, किसको दे देते हैं, काऊ का। तो ये एग्जाम्पल देते हैं, तो ये गॉड दे दिए, काऊ का दे दिए एग्जाम्पल। तो एक है वाइट और एक है ब्लैक, ये दोनों में जब क्रॉस मेल और फीमेल में क्रॉस करवाया गया तो इसका जब बच्चा हो गया वाइट हो गया। क्या हो गया, वाइट। तो अगर वाइट जब हो गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ से दे देते नीचे, तो जब ये देखते हैं वाइट हो गया, कंप्लीट रूप से वाइट हो गया, जबकि इसके फादर मान लेते हैं एक गाय है, वाइट कलर की गाय हो गया, और ये ब्लैक कलर का क्या हो गया, ऑक्स हो गया। अब ये दोनों में जब ये क्या है कि क्रॉस हुआ, और जब क्या है कि दोनों में इंटरकोर्स हुआ, इंटरकोर्स होने के बाद जब एक बच्चा हुआ और वो बच्चा मान लेते मेल ही बना, ये क्या हो गया, ऑक्स है यानी बैल ही हो गया।
समझ में। लेकिन क्या होता है कि यहाँ जो बैल है वो वाइट कलर में आ गया, तो ये माँ के तरफ यानी गाय की तरफ क्या हो गया, वो डोमिनेंट। जिसके तरफ कैरेक्टर दिख जाए उसको कह देते हैं डोमिनेंट। क्या कह देते हैं, डोमिनेंट। लेकिन इसमें मटेरियल किसका मिला था, ब्लैक कलर का भी था, क्योंकि अकेले गाय बच्चा पैदा थोड़े नहीं किया, उसके साथ तो बैल को भी मिलना पड़ा, यानी ऑक्स को भी था, सेक्स अटेंड किया। तो इसका मतलब ब्लैक वाला कैरेक्टर क्या होता है, ब्लैक वाला कैरेक्टर जो छुप गया इसे रिसेसिव कहते हैं। क्या कह देते हैं, रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों समझ में आ गया। हो सकता है कि एक ही की तरफ कैरेक्टर चला गया एक्सटर्नल बाहर रूप से, लेकिन इंटरनल कैरेक्टर इसका भी है जो उसमें दिख रहा है, उसके बच्चे में। हो सकता है कि उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर क्या आ गया, मेल आ गया, तो दिख रहा है ना, तो मेल तो हुआ ही, क्योंकि फीमेल यहाँ काऊ है, जन्म दिए एक बछड़ा को, अब बछड़ा जो हो गया व्हाइट कलर है माँ की तरफ, तो उसका पिता कौन है, ब्लैक कलर का है। तो वो जो छुपा कैरेक्टर वो हो गया रिसेसिव, और जो दिख गया वो हो गया डोमिनेंट। हो सकता है कि ये व्हाइट कलर के जगह ब्लैक हो जाता, तो ब्लैक कलर में हो जाता, तो ब्लैक हो जाता डोमिनेंट और व्हाइट हो जाता रिसेसिव। तो यहाँ हो गया डोमिनेंट और रिसेसिव। देखिए टॉपिक जो मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया कि डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव किया। और अगर दोनों कैरेक्टर दिख जाता, अगर ब्लैक एंड व्हाइट, कभी कभी हो जाता है ब्लैक एंड व्हाइट, कहते हैं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि चितकाबर हो गया। तो चितकाबर हो गया तो ब्लैक भी दिख रहा है और व्हाइट भी दिख रहा है, यानी माँ का भी कैरेक्टर आ गया और फादर का भी कैरेक्टर आ गया, दोनों का कैरेक्टर आ जाता है, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। क्या कह देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं, या इनकम्प्लीट रिसेसिव भी कहते हैं, या मिक्सचर कहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि मिक्सचर ब्लेंड के नाम से भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में दिया था नाम। समझ में। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कैरेक्टर्स के बारे में। अब इसकी थ्योरी को हम लोग समझा देते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए डोमिनेंट समझ गए होंगे कि डोमिनेंट किसे कहते हैं और रिसेसिव क्या है। कहता है द एलील, एलील किसे कहते हैं, तो एलील मीन्स होता है जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने अपने बच्चे, जैसे कहते हैं ना ऑफस्प्रीन पढ़ते थे, तो एलील उसका नाम दिया F1 जनरेशन। तो यहाँ क्या एलील कर कि द एलील विच इज एबल टू एक्सप्रेस, यानी वैसे बच्चे जो एलील होता है जीन, जो द एबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, जो अपने कैरेक्टर को दिखाने के लायक हो गया है, इन कॉन्ट्रास्ट यानी कंपेयर तुलना में इज कॉल्ड डोमिनेंट। और जो कहता है बट ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे तरफ एलील विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, जो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाया, वो क्या हो गया, इज कॉल्ड रिसेसिव एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसेसिव। जैसे अगर कोई एक लड़का और एक लड़की शादी कर दिया, तो लड़का लड़की शादी किया, लड़का हो सकता है सांवला हो, काला ब्लैक कलर में है, लड़की एकदम खूब गोरी है। अब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा क्या हो गया, काला कलर में चल गया, तो पिताजी के तरफ से हो गया डोमिनेंट और माँ का क्या हो गया, रिसेसिव। या तो फिर क्या हो गया कि माँ के तरफ हो गया, बेटा पैदा हुआ, बेटा चल गया एकदम पूरा गोरा हो गया, अब बाप के तरफ से नहीं गया, तो क्या हो गया, तो माँ का डोमिनेंट हो गया और पिता का क्या हो गया, रिसेसिव। और अगर दोनों से मिल करके आ गया और रिसेसिव ना कंप्लीट गोरा है और ना तो काला है, यानी कि वेटिस्ट कलर में आ गया, गेहुआ रंग का, तो उसे हम लोग कह देते हैं क्या चीज, जिसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। क्या कहते थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, या वेरिएशन करना थर्ड जेंडर, यानी कि थर्ड आ गया, दोनों से मिल करके तीसरा का नहीं रहा, लेकिन शेप साइज फिजियोलॉजिकल ये सब सारा चीज का कैरेक्टर्स मिलता जुलता है, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल आता है। तो वही जिसकी कैरेक्टर जो एलील जो आता है, जिसकी कैरेक्टर दिखा दे वो डोमिनेंट, जो नहीं दिखा पाए वो क्या हो गया, रिसेसिव के अंदर आ जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया था एक गुनिया पिग विथ ए एलील कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी से ब्लैक और स्मॉल बी से व्हाइट है, फॉर कोट कलर और इज ए ब्लैक, ब्लैक कलर दिया था बिकॉज ऑफ द एलील बी, बी फॉर ब्लैक, कोट्स कलर हो जाता है बीइंग डोमिनेंट एक्सप्रेस इट सेल्फ, एंड कर रहा है एंड द एलील ऑफ स्मॉल बी फॉर वाइट कलर है, कोटेड कलर बीइंग रिसेसिव डज नॉट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, और वो अपने कैरेक्टर को दिखा नहीं पाया, जो एक गुनिया पिक्स पर एग्जाम्पल को लेकर के चला था, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी से ब्लैक, ब्लैक कलर को नाम दिया है, और स्मॉल बी से क्या दे दिया है, व्हाइट कलर का दे दिया, किसको, व्हाइट। और जब इसका बच्चा जो हुआ वो ब्लैक कलर में हो गया, किस में हो गया, ब्लैक में, लेकिन इसका पेरेंट्स कौन है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, दोनों का साइन शो कर दिया। समझ में। अब मेंडल ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसे 3 रिजल्ट आया, 3, डोमिनेंट, रिसेसिव और एक आगे इनकम्प्लीट डोमिनेंट, जिसे इनकम्प्लीट रिसेसिव कहते हैं। अब मेंडल ने उसे क्या किया है, बैक क्रॉस करवाया। क्या है, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस के बारे में हम लोग जो है कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं, तो बैक क्रॉस इज ओनली फॉर पॉसिबल इन
plants, animals, but it is not applicable in human beings. Like a lot of a different या like a lot of a consequences या relative matters या gene collision that is a suffer from by cross monohybrid cross कहता है it is a only for plants applicables but experiment in human beings दैट इज ए एक्सेप्शनल टू अदर एनिमल्स। समझ में, यानी कि आदमी के एक्सपेरिमेंट जो है दूसरे जानवरों की अपेक्षा क्या है, एक्सेप्शनल ही आता है। समझ में, तो ये जो होता है बाय क्रॉस, उसने क्या किया मेंडल ने यहाँ पर बाय क्रॉस क्या कर दिया, वन ऑफ द पेरेंट्स, एक पेरेंट से क्रॉस कराया, यानी उसके बच्चे को लेकर के अपनी पेरेंट से क्रॉस करवा दिया, तो उसको क्या नाम दे दिया, बाय क्रॉस। और देखा कि क्या रिजल्ट आता है जेनेटिक्स में, तो कह रहा है कि इट इज ए क्रॉस, कहते हैं विच परफॉर्म, जो परफॉर्म कराया गया बिटवीन अ हाइब्रिड, हाइब्रिड किसको बोलते हैं, बच्चे को, जो दो क्रॉस करवाएगा, एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स से, और एक पेरेंट से करवा दिया गया इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग जो होता है देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाय क्रॉस इज ए परफॉर्म ए फ्यू टाइम्स, कुछ टाइम किया गया, यानी बाय क्रॉस को कुछ ही टाइम में इसको परफॉर्म करवाया गया इन ऑर्डर टू इंक्रीज, यानी बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रेट ऑफ दैट प्लांट्स, उस प्लांट की कैरेक्टर्स को बढ़ाने के लिए बाय क्रॉस कुछ पल के लिए कुछ टाइम जो है परफॉर्म करवाया गया। बाय क्रॉस वो होता है कि पेरेंट्स में से एक सुपीरियर क्वालिटी लिया और एक हाइब्रिड यानी उसके बच्चे से एक्सपेरिमेंट करके क्वालिटी को चेंज करवा दिया गया। समझ में, तो इसे कहा जाता है, तो बाय क्रॉस के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक में जब लेते हैं तो अगला टॉपिक जो होता है हम लोग का क्या है, अगला टॉपिक में आ जाता है जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन क्या है, तो जीन इंट्रैक्शन से हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो। अगर जेनेटिक्स में किसी को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होगा तो आप कमेंट करेंगे, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी हम लोग वैसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट को पढ़ा रहे हैं जो 12th के एग्जाम को फेस करना है, जैसे व्हाट इज अ बाय क्रॉस आ जाएगा, व्हाट इज अ डोमिनेंट एंड रिसेसिव आ जाता है, समझ में, यानी व्हाट डिड मेंडल डू, इसने मेंडल ने क्या किया, तो इंपॉर्टेंट कंटेंट को हम अभी दे रहे हैं प्रेजेंट में कि ताकि वो क्या है सक्सेस आ रहा है। इससे तो जेनेटिक्स अगर पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स एक महीना का चैप्टर चलता है, एक महीना तक है, डिटेल्स पढ़ता है। और अगर ये बहुत रेगुलर होता है जिसमें क्या है कि डायरेक्ट अगर कोई जेनेटिक्स पढ़ने लगेगा तो भी आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, समझ में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल्स लेवल का होता है। तो इसलिए क्या है कि जो भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होगा बेझिझक पूछेंगे, मेहनत करेंगे, वीडियो को बार बार करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा, समझ में। और अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, उस टॉपिक पर डिस्कस कर दिया जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।